नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 30 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का पहला धमाकेदार 100% पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024, यानी कि 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती। हमारे इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जाए दोस्तों, तो यह इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स का एक हिस्सा होता है और इस बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा रही है 8 अक्टूबर 2024 को, तो इसी दिन इनको यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कल हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड दोस्तों इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है। तो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर ये अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। दोस्तों, अगर मिथुन दा की बात की जाए तो मिथुन दा ने अपना कैरियर 1976 में स्टार्ट किया था और उनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था मृगया, और इसी फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। तो एक ऐसा एक्टर जो अपनी पहली ही फिल्म में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके कैरियर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडियन सिनेमा में एक लीजेंडरी एक्टर की एंट्री हो रही है। और उन्होंने अपने 5 दशकों के पूरे फिल्मी कैरियर में अनेक भाषाओं की फिल्मों में काम किया और उसी को देखते हुए हमारी इंडियन सिनेमा ने उनको भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के देने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडियन सिनेमा का यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इसको धुंधीराज गोविंद फाल्के, जो कि पहले फिल्म डायरेक्टर थे, हमारे इंडियन सिनेमा की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1930 में बनी थी, 1913 में, उसको बनाने वाले थे। तो उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार 1969 में स्टार्ट किए गए थे और इसमें क्या होता है, स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए का कैश प्राइज जो विनर होता है उसको दिया जाता है। दोस्तों, अगर 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस का नाम देखा जाए तो उनका नाम था देविका रानी। तो यह भी बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड की पहली विनर कौन थी, तो देविका रानी। इस बार मिथुन दा है और मिथुन दा को ईयर 2022 के लिए दिया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा 2022 के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये 70th पर्सन है दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव करने वाले। आज के सेशन का एक और धमाकेदार क्वेश्चन दोस्तों, जस्टिस मनमोहन हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस समय भारत में बहुत सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं। उसी दिशा में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना नया चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया है और इनका नाम है जस्टिस मनमोहन। ये देखिए उनकी इमेज है दोस्तों। जस्टिस मनमोहन इसके पहले कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में काम कर रहे थे, लेकिन इनको फाइनली ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया गया है दिल्ली का 32 चीफ जस्टिस। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सतीश चंद्र शर्मा 31वें दिल्ली के चीफ जस्टिस थे जो नवंबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तब से ये पद उनका खाली था और इनके पद पर कार्यकारी रूप से यही काम कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और फाइनली अब इनको ऑफिशियली दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है। इनको जो शपथ दिलाया है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिलाया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी हाईकोर्ट के जज को शपथ वहां के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, जिस भी रिलेटेड स्टेट का वो होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। इस समय भारत में कुल
25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट में जो सबसे नया यानी कि 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान दैट कमेंस्ड इन सितंबर 2024। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच सितंबर 2024 में शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए, युद्ध अभ्यास चूंकि भारत अमेरिका के साथ करता है, इंदिरा वो किसके साथ करता है? रसिया के साथ करता है। शक्ति जो है कि ये वरुण शक्ति और भी बहुत सारे, तो शक्ति स्पेशली कोई सैन्य अभ्यास इंडिया का नहीं है, अगर इसमें कुछ और लगेगा तो हो सकता है। फाइनली कजिंद जो है ये कजाकिस्तान और इंडिया, KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया, तो कजिंद जो है कि इंडिया और कजाकिस्तान का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये 30 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो उत्तराखंड में। और ये कब तक चलेगा? 13 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए हमारी इंडियन और कजाकिस्तान दोनों की मिलिट्री यहां पहुंच गई है और इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों अगर कजिंद की बात करें तो 2016 से लगातार ये दोनों देश इस एक्सरसाइज को बायलैटरली कर रहे हैं, एक बार कजाकिस्तान में और एक बार इंडिया में। 2024 वाला जो एडिशन है ये इंडिया में हो रहा है और जो पिछला एडिशन था यानी कि 2023 वाला ये कजाकिस्तान में किया गया था 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। अगर कजाकिस्तान की बात थोड़ी सी कर ली जाए दोस्तों तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक ऐसा देश जिसकी कोई भी कोस्टल लाइन समुद्र से नहीं सटती है, उसके चारों तरफ से कोई ना कोई देश उसको घेरा रहता है, उनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज बोलते हैं। और कजाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। और कजाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है अस्ताना दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वॉन द सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल ऑन 28 सितंबर 2024। तो 28 सितंबर 2024 को किस देश ने अंडर 17 चैंपियनशिप सैफ टूर्नामेंट फुटबॉल का जीता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा वो है हमारा प्यारा भारत। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराया और ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है भूटान की राजधानी थिम्पू में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सैफ अंडर 17 टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा इंडिया ने जीता। और रनर अप कौन रही यानी कि फाइनल में कौन हारा? तो वो बांग्लादेश हारा। सैफ की अगर बात करें तो सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। सैफ जब बना था तो उस समय इसके कुल 6 मेंबर यानी कि 6 देशों ने इसको मिलकर बनाया था, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बाद में सन 2000 में इसमें जो है कि भूटान की एंट्री हुई, तब इसकी संख्या 7 हो गई। आगे अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया था लेकिन इसने बाद में यहां से अपनी एग्जिस्टेंस कर ली। तो फाइनली जो है कि सैफ में जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनकी संख्या 7 है। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन कंट्रीज का आपस में खेल टूर्नामेंट, स्पेशली फुटबॉल रिलेटेड। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कैनरीज आइलैंड्स आर्किपेलागो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच? कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में है जो अभी हाल ही में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कैनरीज जो आइलैंड्स हैं उनका जो लोकेशन है दोस्तों वो कहां पर है? अटलांटिक ओशन में। ये देखिए ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन दिख रहा है, उसमें भी ये नॉर्थ अटलांटिक वाला पोर्शन है। वहां पे कई सारे जो है कि आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसमें अजोर है या फिर मैडेरिया है या फिर आपका कैनरी है। तो ये कैनरीज जो है कि न्यूज में चल रहा है और ये कहां पर है? तो नॉर्थ अटलांटिक में है। और इस देश पर किसका कब्जा है? तो ये देखिए स्पेन जो कि आइबेरिया पेनिनसुला का एक पार्ट है उसका यहां पर क्या है? कब्जा है। अब ये न्यूज में क्यों है कैनरी आइलैंड? क्योंकि कैनरी आइलैंड के आसपास 48 लोग खो गए हैं। ठीक है, उनका पता नहीं चल रहा है, वो माइग्रेंट्स थे एक्चुअल में, वो कहीं से अपना जान बचाकर भाग रहे थे और उनकी नाव जो है कि पूरी की पूरी बोट है वो मिस कर गई है कैनरीज आइलैंड के आसपास। तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में ये न्यूज चल रही है। तो कैनरी आइलैंड का लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल बताकर आइएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। स्पेशली किस देश का ये अधिकार क्षेत्र में आता है? तो स्पेन में आता है।
आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। इस पर आपको बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आज का सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।